हेलो दोस्तों, आज आपकी ये बीपीएससी पीजीटी बॉटनी की पहली क्लास है। तो इसमें हम लोग सिलेबस जो दिया है आपका बीपीएससी पीजीटी बॉटनी का वो एनसीईआरटी बेस उसमें लिखा है। तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 से हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी बॉटनी के चैप्टर एनसीईआरटी 11-12 की जो एनसीईआरटी है उसमें जो बॉटनी के चैप्टर हैं वो सारे हम लोग डेली का डेली डिस्कस किया करेंगे। तो आज पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे द लिविंग वर्ल्ड। इसमें सबसे पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें बॉटनी का। तो बॉटनी को हम लोग फाइटोलॉजी भी बोलते हैं। अब फादर ऑफ बॉटनी कौन है? आपके थियोफ्रेस्टस हैं। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस हैं। इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो ये कुछ टर्म हैं, ये आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। और फादर ऑफ अगर इंडियन बॉटनी की कहा जाए तो कौन है? तो विलियम रॉक्सबर्ग हैं। अब ये चैप्टर आपका कौन सा है? लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड मतलब जो सजीव जगत है, जो पूरे वर्ल्ड में जीवित प्राणी हैं, जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो हम लोग लिविंग हैं और हमारे साथ में और क्या है? चारों तरफ हैबिटाट है भाई। लिविंग के अराउंड क्या है? हैबिटाट है। और उनमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें डिफरेंट इंटरेक्शन मिलते हैं भाई, कंपटीशन होता है और डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन मिलते हैं। फूड चेन्स चलती हैं, फूड वेब चलते हैं। तो लिविंग और हैबिटेट के बीच में, लिविंग के बीच में, हैबिटेट लिविंग के बीच में बहुत सारे इंटरेक्शन चलते रहते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस चलती रहती हैं। तो वो कैसे क्या चलती हैं और पूरी लिविंग वर्ल्ड में कितनी क्या स्पीसीज़ हैं और उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, ये सब इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जानेंगे लिविंग क्या होता है। लिविंग मतलब जीवित कौन है, इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ लिविंग कौन कौन से फीचर हैं? लिविंग में ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, कॉन्शियसनेस होगी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होंगे, उनकी सेल में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, लाइफ साइकिल पैटर्न को फॉलो करेंगे, रेस्पिरेशन होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, न्यूट्रिशन करेंगे, रिप्रोडक्शन होगा, मूवमेंट करेंगे, एक्सक्रीशन, हीलिंग भी होगी, कहीं कट लग गया तो वो घाव भी भरेगा, हीलिंग भी होगी। ये लिविंग के कैरेक्टर लिखे हैं कुछ यहाँ पे। अब वही फीचर जो होते हैं वही लिविंग के वो ये यहाँ पे बताए गए हैं, इतने कैरेक्टर्स लिविंग में होते हैं। अब लिविंग के कुछ डिफाइनिंग फीचर होते हैं जो सारे लिविंग में प्रेजेंट होंगे। डिफाइनिंग फीचर का मतलब जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हों। तो अभी डिफाइनिंग फीचर नहीं देखेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे जो आपके लिविंग के फीचर हैं इनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला है आपका ग्रोथ। ग्रोथ में क्या क्या आता है? इंक्रीज़ इन नंबर, अगर नंबर इंक्रीज़ हो रही है, और इंक्रीज़ इन मास तब भी उसको ग्रोथ बोला जाएगा। जैसे यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल डिवीज़न जो होता है तो उसको ग्रोथ भी बोला जाता है और रिप्रोडक्शन भी बोला जाता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीज़न है वो ग्रोथ भी बोला जाता है, रिप्रोडक्शन भी। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम है किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और मल्टीसेलुलर में क्या है आपका? सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न से आपकी ग्रोथ होती है, साइज़ इंक्रीज़ होगा, और रिप्रोडक्शन अलग होता है। रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होता है और उसमें फिर नई प्रोजेनी बनती हैं। तो इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफरेंट है किसमें? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और जो प्लांट की ग्रोथ होती है एनसीईआरटी में आपका लिखा है, प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। एनिमल में ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम तक होती है, लिमिटेड होती है। और ग्रोथ के लिए कुछ टर्म है एक्सट्रिंसिक, एक होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरी होती है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब जो बाहर से हो, बाहर से, जैसे कोई पत्थर है उस पर मिट्टी जमा हो गई तो वो क्या हो गई? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो गई। ये नॉन लिविंग में देखने को मिलती है। ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है ये नॉन लिविंग में देखने को मिलती है, और इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो लिविंग में मिलती है। जैसे किसी का साइज़ होना तो वो बाहर से कोई लेयर थोड़ी बन जाएगी, वो अंदर से ही किसी का वेट बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है तो वो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक होती है, और नॉन लिविंग में कौन सी होती है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, बाहर से दिखने वाली, बाहर से होती है, बाहर से। ग्रोथ इज़ नॉट डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ जो है आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है। हाँ, ग्रोथ टोटल पूरी ग्रोथ की बात की जाए तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, बट उसमें जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ किस में होती है? लिविंग में ही होती है। अब अगला है लिविंग का फीचर रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन है ये भी आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एक रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल होता है, एक वेजिटेटिव होता है। तो उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तो डिफाइनिंग फीचर है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो टोटली हम लोग क्या कहेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है? एल्गी में होता है, हाइड्रा में होता है, फंगस में, स्पोर से होता है। और अगला पॉइंट लिखा है सम ऑर्गेनिज्म ओनली रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। वो कौन से होते हैं? हायर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग हैं, मैमल्स हैं, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। कुछ हायर ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं, जैसे म्यूल हो गया आपका, वर्कर बी हो गई, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जो वर्कर्स होती हैं वो आपका रिप्रोडक्शन नहीं करती, स्टेराइल होती हैं। और स्टेराइल कपल्स हो गए, ऐसे मेल फीमेल जो स्टेराइल हैं वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। और अगला कैरेक्टर है आपका मेटाबॉलिज्म।
करेक्टर का मतलब लिविंग का फीचर है मेटाबॉलिज्म, ये भी आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी हो सकता है। ऑल लिविंग सेल्स शो केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल्स में या सेल के बाहर भी हो सकती हैं, तो उनको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक एनाबॉलिक, एक कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब कुछ किसी चीज़ का फार्मेशन हो रहा है, और कैटाबॉलिक का मतलब किसी चीज़ को तोड़ा जा रहा है। जैसे ग्लूकोज का जो फार्मेशन होता है वो एनाबॉलिक रिएक्शन है। अब ग्लूकोज से जो एनर्जी ली जाती है, हम लोग खाते हैं ग्लूकोज, उससे एनर्जी मिलती है, वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है। अब ये जो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है, देखो इन विवो अगर होगा मेटाबॉलिज्म तब तो वो डिफाइनिंग फीचर है, मतलब इनसाइड सेल के अंदर अगर हो रही है मेटाबॉलिज्म कोई, तब तो वो डिफाइनिंग फीचर है। बट इन विट्रो कंडीशन में भी रिएक्शंस होती हैं भाई, टेस्ट ट्यूब में भी होती हैं, वहाँ भी एंजाइम रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो टोटली क्या कहेंगे हम लोग कि मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इज़ लिविंग रिएक्शन कामा कैन अकर इन नॉन लिविंग कंडीशन, ये नॉन लिविंग कंडीशन में भी पाई जाती है। ये एनसीईआरटी से आपका पूरा नोट्स बनाया हुआ है, तो एनसीईआरटी बेस अगर आपका क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आराम से हो जाएगा। बाकी एनसीईआरटी नीट लेवल का इसमें कवर है, तो आराम से आपका बीपीएससी में क्वेश्चन हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो हम करवाएंगे, आपको पीवाईक्यू करवाए हैं, और उसके अलावा भी जो फिर देखेंगे एनालिसिस करेंगे कौन से क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे। बाकी ये मेनली एनसीईआरटी बेस ही है, क्योंकि सिलेबस में आपका एनसीईआरटी बेस ही दिया है। अब डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो नॉन लिविंग होगा उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता है, तो डिफाइनिंग फीचर में आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आता है और कॉन्शियसनेस आती है। जो कॉन्शियसनेस है वो डिफाइनिंग फीचर है, जैसे किसी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, ये क्या होता है कॉन्शियसनेस। तो डिफाइनिंग फीचर में आपके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आएगा और कॉन्शियसनेस आ जाएगी। अब हमने देख लिया लिविंग क्या होता है, लिविंग के करेक्टर देख लिए, जनरल करेक्टर देखे, और डिफाइनिंग फीचर भी देख लिए हमने। ये तो होंगे ही, सभी में होंगे, सभी लिविंग में होंगे। कौन से, सेलुलर स्ट्रक्चर होगा और कॉन्शियसनेस होगी। अब देखेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ पे कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम नॉट विजिबल विद नेकेड आई। भाई पूरी अर्थ पे बहुत डिफरेंट टाइप के बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, नेकेड आइज से नहीं दिखाई देते हैं, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। अब अगर एरिया हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की नंबर भी इंक्रीज़ होगी। एरिया बढ़ाने के साथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी नंबर भी बढ़ती है। डेंस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा विजिबल ऑर्गेनिज्म आपको मिल सकते हैं। ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। एरिया बढ़ाएंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, उनका नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे चींटी हो गई और बर्ड्स हो गई, ये तो उनकी डिफरेंट स्पीसीज़ होती हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, स्पीसीज़ बोल सकते हैं हम लोग। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है, टोटल अर्थ पे कितनी स्पीसीज़ अभी तक डिस्कवर हुई हैं, तो 1.7 to 1.8 मिलियन, मतलब 17 से 18 लाख अभी स्पीसीज़ जो हैं वो डिस्कवर हुई हैं, जिनके फीचर हमें सारे पता हैं कि स्पीसीज़ भाई कैसे उनको स्पीसीज़ बताया, सारा उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, नॉमेनक्लेचर किया जाता है, तभी तो पता चलता है कि ये स्पीसीज़ है, इसका ये ग्रुप है, ये सब है। तो जो जिनके फीचर हमें पता हैं वो कितनी है, 1.8 मिलियन है, लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन है। बाकी कुछ साइंटिस्ट ने ये भी बताया कि टोटल जो अर्थ है उस पर 7 मिलियन, कितनी 7 मिलियन स्पीसीज़ हैं, बट उसमें से डिस्कवर अभी कितनी हुई हैं, 1.8 मिलियन ही डिस्कवर हुई हैं। तो लार्ज नंबर इसमें किसकी है, अनडिस्कवर्ड की है। डिस्कवर्ड वाली कम है, अनडिस्कवर्ड वाली ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंट है। लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज नीड टू डिस्कवर्ड, ज़्यादा जो हैं कौन सी हैं, अनडिस्कवर्ड हैं, तो उनको डिस्कवर करने की ज़रूरत है। सो वी, अब उनको डिस्कवर जब किया जा रहा है धीरे धीरे, तो उसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, सो वी नीड सम ब्रांचेस डील्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। कुछ ऐसी ब्रांचेस की ज़रूरत है जो उनका आइडेंटिफिकेशन करें, फिर उनको क्लासिफिकेशन करें, फिर उनको एक नाम दें, नॉमेनक्लेचर किया जाए, जो न्यू स्पीसीज आपकी डिस्कवर होंगी। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, इसमें देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन क्या होता है। इस नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप मैसेज करके पीडीएफ इसका ले सकते हैं मेरे नंबर पे। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है, कोई स्पीसीज डिस्कवर हुई तो उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। ऐसे नॉर्मली किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, एक एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। जैसे एक एक ह्यूमन की, मेरे बारे में कोई अभिषेक मेरा नाम है, तो मेरे बारे में कोई स्टडी कर रहा है, तो पूरी स्पीसीज़ की स्टडी कर ले, तो जितने जो भी ऑर्गेनिज्म मेरे अंदर, जो ऑर्गन्स मेरे अंदर हैं, जो सिस्टम रिएक्शंस, सेलुलर रिएक्शंस, जो भी जितने भी ऑर्गन हैं वो जो मेरे अंदर हैं, वही जितने भी ह्यूमन्स हैं सबके अंदर होंगे। तभी सबका ईच एवरी ऑर्गेनिज्म का पॉसिबल नहीं है स्टडी करना। तो स्पीसीज़ की हम लोग स्टडी करते हैं, उसके बेस पे उनको एक ग्रुप बना देते हैं, उसमें उसको कैटेगराइज करके रख दिया जाता है और उसी के हिसाब से उसके फीचर्स होते हैं। तो कह रहा है सो वी नीड टू ग्रुप एंड कैटेगरी की ज़रूरत है हमें।
किसके लिए, क्लासीफाई करने के लिए ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, उसके फीचर्स के बेस पे। अब वो कैटेगरी, ये कैटेगरी हो गई। कैटेगरी क्या है, इफ़ वी स्टडी वन दिस मीन्स एंटायर ग्रुप इज स्टडीड। कैटेगरी ऐसा ग्रुप है जिसमें उसके सारे फीचर्स की स्टडी की जाएगी, उसके बारे में टोटली हम लोग पढ़ सकते हैं। अब टर्म आता है टैक्सॉन एंड कैटेगरी। टैक्सॉन क्या होता है और कैटेगरी क्या होती है। कैटेगरी है एनी टाइप ऑफ ग्रुप, किसी का कोई ग्रुप बना दिया वो आपकी क्या हो गई, कैटेगरी हो गई। टैक्सॉन क्या होता है, इट इज़ सच कैटेगरी है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर एंड नेम। अब टैक्सॉन में उसका एक स्पेसिफिक नेम भी होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर भी होंगे, उसको बोला जाता है टैक्सॉन। जैसे ऑर्डर पढ़ते हो इंसेक्टा, इंसेक्टा पढ़ते हो, जो इंसेक्ट हैं वो एक टैक्सॉन है। अब उसके फीचर्स क्या हैं, आपको पता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके लेग्स कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। जैसे आपने पढ़ा मैमल्स, तो मैमल्स एक टैक्सॉन है। अब टैक्सॉन है तो इसके मैमल्स के फीचर क्या होते हैं, बॉडी पे हेयर ऑन बॉडी और मेमोरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना, ये सारे मैमल्स के कैरेक्टर हैं। तो टैक्सॉन भी एक कैटेगरी ही है, बट उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं और उनका एक स्पेसिफिक नेम भी होता है। अब देखो टैक्सॉन के डिफरेंट लेवल होते हैं। जैसे ये एक बॉक्स बना है, फिर उसके बाद एक बॉक्स बना है, फिर उससे एक छोटा बॉक्स बना है। तो ये वाला जो सबसे बाहर वाला बॉक्स है ये टैक्सॉन है एनिमल। फिर एनिमल के अंदर मैमल्स आ गए आपके, फिर मैमल्स के अंदर डॉग आ गया, मैमल्स में ही आपका ह्यूमन भी आ सकता है। तो ये टैक्सॉन के डिफरेंट लेवल हैं। टैक्सॉन है रैंक, टैक्सॉन में एक रैंक होती है। दे है पोजीशन इन सम अरेंजमेंट, भाई वो पोजीशन के बेस पे वो अरेंज होते हैं अपना टैक्सॉन। टैक्सॉन इज़ कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो टैक्सॉन होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही कैटेगरी होता है। अब अगला टर्म जो है आपका टैक्सोनॉमी आ जाएगा। टैक्सॉन के बारे में देख लिया, अब टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी आपका जो है, ये आपका एक क्वेश्चन आया था अभी जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आया था जी, टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था। तो टैक्सोनॉमी टर्म दिया था आपके ए.पी. डे कैंडोले ने। ए.पी. डे कैंडोले वाला ऑप्शन उसमें सही था, बाकी कई सारे लोगों ने इसको गलत भी कर दिया है। तो ए.पी. डे कैंडोले टैक्सोनॉमी टर्म दिया था इन्होंने। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है उससे डील करेंगे हम लोग इसमें। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन की प्रोसेस है वो इसमें आती है, किसमें, टैक्सोनॉमी में। अब टैक्सोनॉमी के कुछ स्टेप्स होते हैं भाई, किसी ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, क्लासीफाई करना है, तो उसमें स्टेप्स होंगे। सबसे पहले कौन सा स्टेप होता है टैक्सोनॉमी का, कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहले उसके फीचर्स देखेंगे, किसी चीज़ को हम डिस्कवर किए जैसे, तो सबसे पहले उसके फीचर को हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, उसको बोला जाएगा कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद करेंगे आइडेंटिफिकेशन। ऑलरेडी डिस्कवर्ड जो टैक्सॉन है उनसे मैच करेंगे, उनकी हेल्प से मैच करेंगे किससे ज़्यादा मैच खा रहा है। जैसे इंसेक्ट के जैसा है तो उसको इंसेक्टा में रख दिया जाएगा, मैमल्स के जैसा है तो उसको मैमेलिया में रख दिया जाएगा। टैक्सोनॉमिक एड्स की हेल्प से उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन करेक्टली प्लेस्ड इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, फिर उनको एक टैक्सॉन में उनको रख दिया जाएगा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में उनको रख दिया जाएगा। पहले कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके बाद इसका नॉमेनक्लेचर कर देंगे, स्पीसीज़ की नेमिंग कर देंगे। अब इस जो हमने डिस्कवर किया है उसका नाम क्या रखना है वो भी कर दिया जाएगा। अब बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें टैक्सोनॉमी का मेन बेसिस क्या है, कैरेक्टर्स के बेस पे उसमें एनिमल्स या प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया जाता है। अब स्टार्टिंग में जो अर्लियर टैक्सोनॉमी थी वो बेस्ड ऑन द फूड और शेल्टर के बेस पे और उनसे होने वाले बेनिफिट के बेस पे पुराने साइंटिस्ट जो थे उन्होंने वो कर दिया था, डिफरेंट क्लासेस में उनको डिवाइड कर दिया था, क्लासीफाई कर दिया था। बट जो लेटर टैक्सोनॉमी है या मॉडर्न टैक्सोनॉमी है वो बेस्ड ऑन किस पे है, सेल स्ट्रक्चर पे है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखा जाता है और डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अब देखी जाती हैं। ओल्ड में कुछ नहीं देखा जाता था, केवल बेनिफिट देखे जाते थे। अब एक टर्म आता है आपका सिस्टमेटिक्स, ये भी आपका स्टेट के एग्जाम में आया था। सिस्टमेटिक्स क्या होता है, सिस्टमेटिक है अरेंजमेंट ऑफ सिस्टमेटिकली, एक सिस्टमेटिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोला जाता है सिस्टमेटिक्स। अब टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था, ए.पी. डे कैंडोले ने दिया था। अब जो सिस्टमेटिक्स टर्म है ये किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। और इसके बारे में इन्होंने कौन सी बुक में बताया, कैरोलस लिनियस की 2 बुक हैं, एक सिस्टेमा नेचुरी है और एक स्पीसीज प्लांटेरम है। तो इसमें इन्होंने सिस्टमेटिक्स के बारे में बताया है, इनकी 2 बुक्स हैं। ह्यूमन इज़ इंटरेस्टेड टू फाइंड नॉट ओनली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बट आल्सो रिलेशनशिप। अब जो ह्यूमन है उसको केवल उसके करेक्टर्स ऑर्गेनिज्म के नहीं पता करने हैं, उनको एक स्पीसीज से, ये जैसे बर्ड है और ये स्नेक है, ये बर्ड से, स्नेक से बर्ड का डेवलपमेंट कैसे हुआ, एक जैसे एल्गी से ब्रायोफाइट कैसे बने, तो इसको बोलते हैं हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो अब के जो साइंटिस्ट हैं वो लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की भी स्टडी करते हैं, फिर उनको टैक्सोनॉमी कैटेगरी में
रखा जाता है। तो जो आपका सिस्टमेटिक्स है उसमें टैक्सोनॉमी की तो पूरी प्रोसेस आएगी ही, साथ में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो भी इसमें आ जाएगा। सिस्टमेटिक्स में दो चीज़ें आ जाएंगी, आपकी टैक्सोनॉमी भी है और सिस्टमेटिक्स में प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी है, उसके साथ में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी है इसमें। अब टैक्सोनॉमिक डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, वही जो टैक्सॉन है उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हमने देखा कि ये एक फाइलम है, ये पूरा किंगडम है। किंगडम कौन सा है? एनिमल आपका। उसके अंदर छोटे छोटे फाइलम होंगे, फिर फाइलम के अंदर छोटे छोटे क्लास होंगे, फिर क्लास के अंदर आर्डर होते हैं, फिर आर्डर के अंदर जीनस, फिर सबसे छोटी यूनिट स्पीसीज होती है क्लासिफिकेशन की। तो ये डिफरेंट आपके जो क्लासिफिकेशन के यूनिट हैं उनको क्या बोला जाएगा? टैक्सॉन बोला जाएगा। उनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन इज़ नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस। जो क्लासिफिकेशन है आपका वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। न्यू स्पीसीज नीड टू प्लेस इन टैक्सॉन अकॉर्डिंग टू रैंक। न्यू स्पीसीज को भाई उसकी रैंक के हिसाब से उसको टैक्सॉन में रखा जाता है। ईच टैक्सॉन इज रैंक। भाई टैक्सॉन रैंक है, एक पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये तो हम लोग देख चुके हैं एक बार, ये पूरा हो चुका है। अब देखेंगे हम लोग जो टैक्सॉन हैं उनकी 7 कैटेगरीज़, मेनली 7 कैटेगरीज़ में उनको डिवाइड किया गया है। तो उनको बोला जाता है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज़। क्या बोला जाता है? टैक्सॉन की कैटेगरी है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। ऑब्लिगेट कैटेगरी क्यों बोला जाता है? व्हेन क्लासिफिकेशन इज़ डन एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ ग्रुप्ड इनटू दीज 7 कैटेगरी। उनको कहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अर्थ का पृथ्वी पे किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हो, उनको इन्हीं 7 कैटेगरी में ही रखा जाएगा, तभी इनको बोला जाता है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज़। तो वो कौन कौन सी कैटेगरी हैं ये आपकी यहाँ पे दिख रही हैं। सबसे पहला है किंगडम, उसके बाद फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस और सबसे लास्ट में स्पीसीज। ये आपकी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होती हैं। सबसे पहले किसी ऑर्गेनिज्म को किंगडम में रखा जाएगा, फिर उससे छोटी यूनिट फाइलम, फिर उसके बाद क्लास, फिर आर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ये एक हायरार्की बन जाती है। देखो यहाँ जो स्पीसीज होगी उसके कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा मैच होंगे, फिर उससे कम इसके मैच होंगे, फिर उससे कम फैमिली के होंगे, फिर उससे कम ऑर्डर के होंगे, फिर उससे कम क्लास के होंगे, फिर उससे कम फाइलम के होंगे। सबसे कम कैरेक्टर किसके मैच होंगे? किंगडम के होंगे। कैरेक्टर मैच होने का ये सीक्वेंस आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। स्पीसीज के कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मैच होंगे, जीनस के उससे कम, फैमिली के उससे कम, आर्डर के उससे कम, क्लास के उससे कम, फाइलम के उससे कम, किंगडम के उससे कम। ये हो जाएगा। अब जो आपका ये फाइलम होता है, ये प्लांट्स में ये फाइलम होता है, और नहीं एनिमल्स में ये फाइलम होता है, और प्लांट्स में इसकी जगह पे आपका होता है डिवीज़न होता है, उसमें फाइलम नहीं होता है। किसमें? प्लांट्स में। तो ये हायरार्की उसकी है। अब इसका सीक्वेंस आप लोग याद रखिए बस। किंगडम, फिर उसके बाद फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। स्पीसीज के बाद सब स्पीसीज, वैरायटी, ऐसे फैमिली, सब फैमिली, आर्डर, सब आर्डर, वो सब आता है। बट 7 आपको ऑब्लिगेट कैटेगरीज यही याद रखनी है। ये क्या 7 टैक्सॉन ही हैं, ये 7 ऑब्लिगेट टैक्सॉन ही हैं यही। अब हम लोग देखेंगे स्पीसीज क्या होती है। स्पीसीज़ क्या होती है? तो भाई ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल। मैक्सिमम सिमिलरिटी इनमें होगी। सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी किसमें होगी? सेम स्पीसीज़ के मेंबर में सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। जैसे मेंजीफेरा एक जीनस है और मेंजीफेरा इंडिका एक कंप्लीट स्पीसीज़ बोला जा सकता है, और खाली इंडिका को हम लोग इसमें बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। कहीं कहीं इसको भी स्पीसीज़ मान लिया जाता है, बट इसको खाली इंडिका अगर कहीं लिखा है तो वो स्पेसिफिक एपिथेट उसको बोला जाता है। स्पीसीज़ मेंजीफेरा इंडिका को ही बोलेंगे। ऐसे ही एग्जांपल लिखा है पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा पैराडस। तो ये लायन है, ये टाइगर है, ये लियोपर्ड है, लेपर्ड है या लियोपर्ड पढ़ो, जो भी आप लोग पढ़ें। ये एग्जांपल किसके हैं? स्पीसीज़ के एग्जांपल हैं यहाँ पे। स्पीसीज़ क्या होती है? ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल, मैक्सिमम इनमें सिमिलरिटी होगी। और पॉलीटिपिक सोलेनम, जैसे सोलेनम मिलेनोजिना जो ब्रिंजल हो गया, होमो सेपियंस, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये सब क्या हैं? स्पीसीज़ हैं सारी। ये कह रहा है यहाँ पे देखो मोर देन 1 स्पीसीज। जैसे सोलेनम इसमें भी आया, सोलेनम मिलेनोजिना ब्रिंजल है, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो है। तो मोर देन 1 स्पीसीज अगर होती हैं तो उसको बोला जाता है पॉलीटिपिक जीनस। और होमो सेपियंस जैसे उसमें एक ही स्पीसीज सिंगल स्पीसीज है तो उसको बोला जाता है मोनोटिपिक जीनस, और एक से ज़्यादा है तो पॉलीटिपिक जीनस। अब आएंगे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़। एक आता है स्पीसीज़ क्या होती है। स्पीसीज़ की मेन डेफिनीशन एक साइंटिस्ट हैं आपके अर्नेस्ट मेयर, इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। 20वीं शताब्दी के इनको डार्विन बोला जाता है। किसको? अर्नेस्ट मेयर को। इन्होंने स्पीसीज़ की डेफिनीशन दी, बहुत अच्छी डेफिनीशन दी। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड, ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें और कैन प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वन।
वो आपस में क्या करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे और उनसे होने वाले जो बच्चे होंगे, उनकी प्रोजनी होंगे, वो भी फर्टाइल होने चाहिए। उनको इन्होंने स्पीसीज़ बताया। जैसे ये ए है, ये बी है, ये दोनों सेम स्पीसीज़ के नहीं हैं, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनको स्पीसीज़ बोला जाता है, और वो फर्टाइल बच्चों को जन्म देंगे, उनको स्पीसीज़ बोला जाएगा। किसके हिसाब से? अर्नेस्ट मेयर के हिसाब से, और यही होता भी है। अब स्पीसीज़ से बड़ी यूनिट क्या है? जीनस है आपकी। सबसे छोटी यूनिट क्लासिफिकेशन की स्पीसीज़, उसके ऊपर जीनस, ऐसे वो हायरार्की मैंने बताई। सबसे बड़ा किंगडम, फाइलम की जगह पे प्लांट में डिवीज़न होता है। वैसे अब आ जाएंगे जीनस पे। जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज़। अब ये स्पीसीज़ का ग्रुप हो जाएगा, इज़ नोन एज जीनस। 2 स्पीसीज़, जो 2 स्पीसीज़ हैं, 1 जीनस है, वो मोर सिमिलरिटी दैन 2 स्पीसीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। ये आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम मेलेनोजिना, ये आपका पोटैटो हो जाएगा। सोलेनम नाइग्रम मकोए हो जाएगा। सोलेनम मेलेनोजिना आपका ब्रिंजल हो जाएगा। इनकी सबकी देखो इस जीनस क्या है? सेम है, तो ये जीनस होता है आपका। अब देखेंगे मैंगीफेरा इंडिका, इसकी जो जीनस क्या है वो मैंगीफेरा है। ट्रिटिकम स्टाइवम, मैंगीफेरा इंडिका मतलब मैंगो। ट्रिटिकम स्टाइवम की जीनस क्या है? ट्रिटिकम है। ट्रिटिकम स्टाइवम मतलब व्हीट, आपका जो गेहूँ होता है। अब हम लोग आ जाएंगे फैमिली में, थोड़ा जल्दी डिस्कस करेंगे। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट इससे फिलहाल एक आध क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इसके बाद चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर। अब फैमिली पे आ जाएंगे। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, 1 फैमिली के मैनी जीनस हो सकते हैं। अब ये उससे भी बड़ा ग्रुप है भाई, तो फैमिली में बहुत सारे जीनस आएंगे। क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। जैसे आपका पेंथेरा जो है, पेंथेरा जीनस है, उसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड ये सब आते हैं। और फेलिस आपका एक कैट का जीनस है। तो ये एक से ज़्यादा जीनस जो आ रहे हैं एक ही फैमिली में आ रहे हैं, सेम फैमिली में। फैमिली कौन सी है? फेलिडी। ऐसे ही होमो सेपियंस की फैमिली कौन सी है? होमोनिडी है। मतलब ह्यूमन की फैमिली कौन है? होमोनिडी है। और मस्का डोमेस्टिका की फैमिली कौन सी है? म्यूसिडी है। कैनिस मतलब डॉग की फैमिली कौन सी है? कैनिडी है। ये समझ गए। अब यहाँ पे देखो सब में IDAE लगा है, जो फैमिली का सफिक्स है उसमें सब में IDAE लगा है। तो एनिमल्स में जो फैमिली का सफिक्स होता है वो IDAE होता है। ये एनिमल्स के एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे। अब प्लांट्स के भी बताएंगे, आपका बॉटनी का एग्जाम है तो प्लांट्स वाला ही पूछेंगे इसमें। अब जैसे सोलेनेसी फैमिली है, इसमें डिफरेंट जीनस मिल रहे हैं। जैसे धतूरा हो गया, सोलेनम हो गया, पेटूनिया हो गया, ये सारे क्या हैं? सोलेनेसी फैमिली के मेंबर हैं। ये सारे जीनस हैं। जीनस किस में आ रहे हैं? एक सेम फैमिली में आ रहे हैं। तो जो अभी आपका मैंजीफेरा इंडिका है, इसकी फैमिली क्या है? एनाकार्डिएसी है। ट्रिटिकम स्टाइवम की फैमिली क्या है? पोएसी है। प्लांट्स फैमिली में सफिक्स आपको क्या देखने को मिल रहा है? एसी सब में लगा है। एसी सोलेनेसी, एनाकार्डिएसी, पोएसी। तो इसमें सफिक्स, प्लांट में फैमिली में सफिक्स क्या होता है? एसी जुड़ता है लास्ट में, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? फैमिली बोल दिया जाता है। आर्डर का सफिक्स एल्स होता है। अब आर्डर में आ जाएंगे। अब जीनस, स्पीसीज़, फैमिली बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टर, ये थोड़ा फैमिली से भी बड़ी यूनिट हो जाएगी। उसके अंदर डिफरेंट फैमिली भी आ जाएंगी। इसके अंदर एक आर्डर में डिफरेंट फैमिलीज आ जाएंगी। आर्डर एंड हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, इसमें एग्रीगेशन ऑफ ट्रेट होता है। देखो अब ये जीनस था आपका, ये सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, ये सेम फैमिली में आ रहे थे। फिर आपकी सोलेनेसी फैमिली और कॉन्वाल्युलेसी फैमिली, ये दोनों फैमिली आपकी किस आर्डर में आ रही हैं? पॉलीमोनियल्स में। तो आर्डर उससे भी बड़ी यूनिट आपकी हो गई। तो आर्डर आप यहाँ से समझ गए होंगे। जैसे मैंजीफेरा इंडिका जो आपका था, उसकी फैमिली की क्या थी? एनाकार्डिएसी थी। उसका आर्डर क्या है? सेपेंडेल्स है। ट्रिटिकम स्टाइवम की फैमिली क्या थी? पोएसी। इसका आर्डर क्या है? पोएल्स है। तो हमने देखा आर्डर में सफिक्स कौन सा लग रहा है? एल्स लग रहा है। और प्लांट्स में फैमिली में कौन सा लग रहा था? एसी लग रहा था। ऐसे यहाँ पे देखो आर्डर, ये एग्जांपल जूलॉजी वाला दिया है। जैसे पेंथेरा और फेलिस, इनकी फैमिली क्या थी? फेलिडी थी। और कैनिस की कैनिडी थी। अब ये दोनों फैमिली के मेंबर किस आर्डर में आ रहे हैं? कार्निवोरा में। कार्निवोरा मतलब जो मांसाहारी होते हैं। होमो सेपियंस, होमो क्या है? जीनस है। इसकी फैमिली क्या थी? होमोनिडी थी। अब ये किस आर्डर में आ रहा है? प्राइमेट में आ रहा है। प्राइमेट में इसके अलावा भी आ रहे हैं, देखो गिब्बन भी आ रहा है, गोरिल्ला भी आ रहा है। तो ये सब इसमें आ रहे हैं। मस्का की म्यूसिडी थी आपकी, इसका आर्डर क्या था? डिप्टेरा था। तो ये आप लोग क्लासिफिकेशन वाला सिंपल चैप्टर है ये, तो आपकी समझ में आ जाएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा है, क्लास कंटिन्यू रखी जाए या नहीं रखी जाए, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, तभी हम कंटिन्यू रखेंगे। और वीडियो पे व्यूज़ आएंगे तभी रखेंगे, क्योंकि हमें यूट्यूब से कुछ एक पैसा वैसा कुछ तो मिल नहीं रहा फ़िलहाल अभी। अब आ जाएंगे क्लास पे। आपका जो क्लास, उससे बड़ी यूनिट क्या है? क्लास। ग्रुप ऑफ आर्डर, ये आर्डर का भी ग्रुप है आपका। जैसे सोलेनम, धतूरा, पेटूनिया, ये सब क्या थे? जीनस। ये एक फैमिली में रखे गए थे, सोलेनेसी फैमिली में। अब सोलेनेसी, कॉन्वाल्युलेसी, ब्रेसिकेसी, बहुत सारी फैमिली जैसे हैं। तो सोलेनेसी, कॉन्वाल्युलेसी, ये दोनों फैमिली किस आर्डर में आ रही थी? पॉलीमोनियल्स में आ रही थी। ऐसे ही मैंजीफेरा
की फैमिली क्या थी, एनाकार्डियेसी थी। टिटिकम की क्या थी, पोएसी थी। इसका ऑर्डर पोएल्स था। अब इसका जो टिटिकम स्टाइवम है इसका क्लास होता है मोनोकोटिलिडनी। अब ऐसे ही आपका ये मेंजिफेरा, धतूरा, पेटूनिया, मेंजिफेरा, इनकी सबकी ये सोलेनम, धतूरा, पेटूनिया किस ऑर्डर में आ रहे थे, पॉलीमोनियल्स में, और मेंजिफेरा आपका किस में आ रहा था, सेपेंडियल्स में। अब ये दोनों ऑर्डर किस में आते हैं, डाइकोटिलिडनी में आते हैं। तो क्लास देखो उससे भी बड़ी यूनिट हो गई। अब इस क्लास का जो आपका सफिक्स है वो ए ई होता है। देखो सब में ए ई लास्ट में, डाइकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी, ए ई होता है। और एल्गी में जो क्लासेस होती हैं, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, तो उसमें आपका सफिक्स उसका क्या होता है, फाइसी होता है एल्गी में क्लास का सफिक्स। ब्राया और टेरिडो में ऑप्सिडा उसका सफिक्स होता है। इसके बाद देखेंगे सबसे बड़ी यूनिट पे आ जाएंगे। इससे भी बड़ी यूनिट किंगडम है फाइलम। अगर जूलॉजी में देखेंगे तो वहाँ इसको फाइलम बोलते हैं, बॉटनी में देखेंगे तो उसको, प्लांट्स में देखेंगे मतलब तो उसको क्या बोलते हैं, डिवीज़न बोला जाता है। जैसे प्लांट्स में आपके एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी, ये सब क्या है, डिवीज़न है। इनका किंगडम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी यूनिट क्या है, किंगडम प्लांटी। और इधर फाइलम में क्या हो जाएगा, कार्डेटा, आर्थ्रोपोडा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सारे जितने हैं ये सब क्या है, फाइलम है। अब इन फाइलम और डिवीज़न के क्या होते हैं, किंगडम होते हैं। प्लांट्स को किंगडम प्लांटी में रखा जाता है और एनिमल्स को किंगडम एनिमलिया में रखा जाता है। जो किंगडम है आपका वो सबसे लार्जेस्ट टैक्सॉन है। किंगडम टू स्पीसीज जाने पर, किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे, ये सबसे ऊपर क्या है, किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज तक जाएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। सिमिलर कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। कैरेक्टर डिक्रीज हो सकते हैं। नेम टू न्यू स्पीसीज। अब देखो न्यू स्पीसीज की क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई, उसको हमने टैक्सोनॉमी कैटेगरी में रखा, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया, वो सब किया। उसके बाद अब उसकी नेमिंग की भी तो ज़रूरत है। अब उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, फिर न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड, न्यू स्पीसीज डिस्कवर हो जाती है, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है और उसकी क्या की जाती है, नेमिंग की जाती है। यहाँ पे नेमिंग लिखा जाएगा, क्लासिफिकेशन करने के बाद उसका नेमिंग की जाती है। अब नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस टू प्रोवाइड नेम टू स्पेसिमेन। जिस स्पेसिमेन की डिस्कवरी हुई है, प्लांट एनिमल की डिस्कवरी हुई है, उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के थ्रू नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। मैनी ऑर्गेनिज्म, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका लोकल नेम होता है। लोकल नेम ऐसे कोई लोकल नेम है, उनकी लोकल लैंग्वेज के आधार पर उसको कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। चेंज विद प्लेस एंड लैंग्वेज। अब लैंग्वेज चेंज हो गई, प्लेस चेंज हो गया, उसका नाम भी चेंज हो गया साथ में। टू डिफरेंट नेम ऑफ सेम स्पीसीज। एक स्पीसीज को यहाँ कुछ और बोला जा रहा है, वहाँ कुछ और बोला जा रहा है दूसरी लोकेशन पे। सेम नेम टू स्पीसीज, दो स्पीसीज के नेम सेम कर दिए गए, तो इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता था। अब साइंटिफिक बेस पे नॉमेनक्लेचर, मतलब स्टैंडर्डाइज तरीके से नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, तो जो पूरे वर्ल्ड में वैलिड होगा उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज क्लासिफिकेशन। नीड टू स्टैंडर्डाइज, इसके भाई इसको स्टैंडर्ड करने की ज़रूरत है। सो वी डेवलप मेथड प्रोसीजर टू गिव नेम। अब हमें एक मेथड डेवलप करी, उसका नाम क्या है, नॉमेनक्लेचर। वही मेथड जो है आपकी वो नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर में क्या आता है, नोट नॉमेनक्लेचर अकर ओनली आफ्टर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। करेक्ट जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तभी उसका नॉमेनक्लेचर किया जा सकता है। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम जो रखा जाता है वो कैसे रखा जाता है, वो सबसे इसमें जो वैलिड मत है वो आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाला है। तो साइंटिफिक नेम क्या होता है, नेम अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, कुछ रूल के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाएगा। एक्सेप्टेड बाई ऑल, ये सब एक्सेप्ट करेंगे पूरे वर्ल्ड में, इसको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कंप्लीट वर्ल्ड जो है वो इसको एक्सेप्ट करेगा। व्हेन वी अप्लाई दिस रूल सेम स्पेसिमेन। अब ये जब रूल हम अप्लाई करेंगे तो सेम स्पेसिमेन पे अप्लाई होगा। सेम नेम एवरीवेयर, हर जगह ये सेम नेम ही होगा, पूरे वर्ल्ड में यही नेम रहेगा आपका। इसमें कॉमन रूल होते हैं, एक्सेप्टेबल टू ऑल होगा। वन स्पेसिमेन का केवल एक ही नाम होगा। हाउ साइंटिफिक नेम डेवलप, साइंटिफिक नेम कैसे डेवलप हुआ, तो 1751 में कैरोलस लिनियस जो आपके साइंटिस्ट हैं, इनके रूल्स के हिसाब से इनके क्लासिफिकेशन को सब ने एक्सेप्टेड बाई ऑल, सब ने एक्सेप्ट किया था। वो कौन सा क्लासिफिकेशन था इनका, नॉमेनक्लेचर का कौन सा नॉमेनक्लेचर था, उसको बोला गया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। किसी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नाम होता है वो दो टर्म से मिलकर बना होता है। एक जेनेरिक नेम उसका होता है, जेनेरिक नेम मतलब उसका जीनस होता है, और एक स्पेसिफिक नेम इन्होंने बताया था। तो साइंटिफिक नेम के दो पार्ट होते हैं, वो किसने बताया, कैरोलस लिनियस ने 1751 में। एक उसमें बताया जेनेरिक नेम, एक स्पेसिफिक नेम, जीनस और स्पीसीज। फिर उसके बाद 1970 में प्लांट्स एंड एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए डिफरेंट कोड बनाए गए, जैसे ICBN आपका बनाया गया, या इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। जो आपके प्लांट्स हैं उनके लिए ये एक कोड बनाया गया, और ICZN एक है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर।
ICBAC-N है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नहीं बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। ये कोड बनाए गए इन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर किए हुए हैं। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, इसके रूल्स क्या हैं। साइंटिफिक नेम जो आपका होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, तो बताया ही इसमें। साइंटिफिक नेम को लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है और इटैलिक्स में लिखा जाता है। इटैलिक्स का मतलब तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। साइंटिफिक नेम के 2 पार्ट होंगे, एक जीनस होगा, एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा, या इसको स्पीसीज भी बोला जा सकता है। जैसे मैंजीफेरा क्या है, जीनस है, इसकी स्पीसीज क्या है, इंडिका है। ये किसने बताया, कैरोलस लिनियस ने ही बताया था। जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, जीनस का पहला लेटर कैपिटल होता है और स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल होता है। जैसे जीनस का पहला लेटर कैपिटल है और स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल है। और इसमें बताया गया जो आपकी स्पीसीज है उसको अंडरलाइन किया जाएगा। अगर इसको प्रिंट किया जाएगा तो हमेशा इसको इटैलिक्स में तिरछे अक्षरों में प्रिंट किया जाएगा, और इसको हैंड रिटन करना है तो उस पर अंडरलाइन स्पीसीज वाले पार्ट को ऐसे अंडरलाइन करना। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिखेंगे तो इंडिका वाले पार्ट को अंडरलाइन करेंगे। अगर किसी में नेम ऑफ़ आथर भी लिखा जाता है, अगर नेम ऑफ़ आथर भी लिखेंगे, किस आथर ने इसकी डिस्कवरी की, किसने इसको नाम दिया है, तो उसका नाम भी ऐसे लिख देंगे मैंजीफेरा इंडिका। उसके बाद में आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पीसीज के बाद में उसका नाम, जैसे मान लो लिनियस ने डिस्कवर किया तो LINN, ऐसे उसका भी नाम लिख दिया जाएगा। अब जैसे कुछ स्पीसीज होती हैं उनमें जीनस भी सेम होता है और स्पीसीज भी सेम होता है, उनको बोला जाता है टाटोनिम। ये आपको कुछ मेन टर्म थे आपको इस चैप्टर के, वो हमने आपको बता दिए हैं। टेक्सोनॉमिक ऐड सब अभी आपको बताएंगे। टाटोनिम क्या होता है, जब जीनस स्पीसीज दोनों दिखने में सेम हो उसको बोला जाता है टाटोनिम। बाकी इसमें जो टर्मिनोलॉजी कुछ इसमें छुटी हुई है वो आपको किस चैप्टर में बताई जाएगी, आपका जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर आएगा उसमें बताई जाएगी। अब देखेंगे हम लोग टेक्सोनॉमिक ऐड्स। टेक्सोनॉमिक ऐड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं प्लांट्स एंड क्विक रेफरल होता है ये एक टेक्सोनॉमिक ऐड। जैसे हर्बेरियम फाइल बनाना, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, ये सब हम लोग जब पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, वहाँ ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पे हर्बेरियम क्या होता है, डिड स्पेसिमेन होता है आपका, बेस्ड ऑन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम एक पेज पे वही आपका प्रिजर्व करते हैं प्लांट को, उसको उस पर चिपकाते हैं, वो हर्बेरियम फाइल आपने बनाई ही होगी। बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, लिविंग प्लांट को ex situ कंजर्व किया जाता है, मतलब बोटेनिकल गार्डन में उसकी नेचुरल हैबिटेट से बाहर लाके उसको ह्यूमन केयर में कंजर्व किया जाता है प्लांट्स को। म्यूजियम क्या होते हैं, डेड प्लांट और एनिमल के वहाँ स्पेसिमेन मिलते हैं। जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, लिविंग एनिमल्स को ex situ कंजर्व किया जाता है, मतलब ह्यूमन केयर में एनिमल्स को रखा जाता है। की क्या होती हैं, की एक डॉक्यूमेंट है, इसमें स्टेटमेंट होते हैं। जैसे कुछ कपलेट स्टेटमेंट होते हैं। कपलेट स्टेटमेंट का मतलब जो पेयर में होंगे, कपल का मतलब पेयर ही होता है। इसमें कैरेक्टर कैसे होंगे, कंट्रास्टिंग, कुछ लाइन्स ऐसे लिखी होंगी, उनको देख के हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो ये एक डॉक्यूमेंट है, की जो है आपका डॉक्यूमेंट है। लीड मतलब सिंगल अगर स्टेटमेंट लिखा है तो उसको लीड बोलते हैं, अगर पेयर में लिखा है तो उसको कपलेट की बोलते हैं। अब एक मोनोग्राफ, ये भी आपका डॉक्यूमेंट ही है। इसमें टेक्सॉन के लिए स्पेसिफिक होता है, जैसे इंसेक्टा कोई एक मोनोग्राफ है तो उसमें पूरा इंसेक्ट के बारे में लिखा होगा, पूरा सारा जितना भी डिटेल होगी वो इंसेक्ट के बारे में होगी। अब कैटलॉग है, ये भी एक डॉक्यूमेंट ही है, ये आपका इसमें इंडेक्स दिया होता है। तो आपका ये जो NCERT बेस आपकी क्लास थी वो कंप्लीट हो गई है। इसमें NCERT बेस आपकी क्लास पूरी हो गई है। बाकी इसमें जो पॉइंट्स आपके छूटे हुए हैं वो हम आपको कवर करा देंगे बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जब पढ़ाएंगे उसमें, वहाँ पे कवर करा दिया जाएगा आपको। तो आप लोग ये क्लास देखिए, और ये PDF का अगर नोट चाहिए हो आप लोग तो आप मैसेज करके इसको ले सकते हैं। और ये भी बताना है आपको क्लास कैसी रही। इसमें अगर कोई डाउट हो आपको, या हमने कुछ गलत टर्म यूज़ कर दिए हों तो, गलत टर्म का मतलब ये है कुछ गलत एक्सप्लेन कर दिया हो तो उसका भी आप लोग सजेशन इसमें दे सकते हैं। ओके।